इस आपदा की जानकारी 45 मिनट पहले चाइना को हो गई थी, लेकिन चीन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस त्रासदी को झेलने के लिए नेपाल प्रिपेयर नहीं है। इतना संसाधन कहां से लाएगा? तारीफ करनी होगी भारत की। लगातार भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री से टच में हैं। भारत लगभग राहत और बचाव सामग्री भेज चुका और आगे भी मदद करने का भरोसा दे रहा है। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेपाल में जिस तरह की त्रासदी, जिस तरह का सैलाब आया है और मरने वालों का जो आंकड़ा है, क्योंककि आंकड़ा यह कह रहा है कि 350 से ज्यादा लोगों के शव बरामद हो गए हैं। आंकड़ा यह कह रहा है कि 1550 से ज्यादा लोग गायब हैं, जिसमें से 567 विदेशी नागरिक हैं, जिसमें भारतीयों की संख्या 288 से ज्यादा है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह जो त्रासदी आई थी इसको रोका तो नहीं जा सकता था, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा कम किया जा सकता था, जान को बचाया जा सकता था, लोगों को अलर्ट किया जा सकता था अगर चीन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती। जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अब जानकारी आ रही है कि नेपाल के ऐसे दो राइट और लेफ्ट हैंड की तरह दो देश हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ भारत है। नेपाल का झुकाव आमतौर पर चाइना की तरफ ज्यादा रहता है, भारत की तरफ कम रहता है। लेकिन ऐसी आपदा के वक्त क्या कोई ऐसा देश होगा जिससे इतना अच्छा रिलेशन हो, इतना अच्छा पैक्ट हो, वो समय पर जानकारी ना दे? क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है कि इस आपदा की जानकारी 45 मिनट पहले चाइना को हो गई थी, लेकिन चीन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और ये अगर जिम्मेदारी को निभाया गया होता तो इस आपदा को तो नहीं रोका जा सकता था, लेकिन नेपाल में मरने वालों के आंकड़े को कम किया जा सकता था। कैसे कहा जा रहा है, नेपाल की मीडिया इस बात को रिपोर्ट क्यों कह रही है, और पूरी दुनिया में चीन को लेकर उसकी फजीहत, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी प्लानिंग को लेकर चाइना की फजीहत क्यों हो रही है, वो हम आपको मैप के जरिए और कुछ डेटा एंड डिटेल्स के जरिए समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा और आपको कुछ डिटेल्स मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो लेंडे खोला है, कल से आप लगातार इस जगह को फोकस करिएगा मेरे कैमरा पर्सन मोहन। लेंडे खोला ये जो जगह है, ये तिब्बत के पास का इलाका है और चाइना प्रोमिनेंस में माना जाता है इसको। चाइना के करीब, चाइना के अंडर में सब कुछ आता है। और यहां से जो पहला हिटिंग पॉइंट है नेपाल का, वो कौन है, वो जरा आपको दिखाता हूं। ये त्रिशूली नदी आपको याद होगा, कल से जिसकी चर्चा चल रही है। त्रिशूली को आप याद करिए। रेसुआ, ये रेसुआ है, रसुआ जिसका नाम है, ये देखिए ये रसुआ है। ये इलाका जो है ये रसुआ का इलाका है और ये त्रिशूली नदी है। इन दोनों के जगह में जहां से आपदा की शुरुआत होती है और नेपाल में आपदा जहां पर हिट करती है, वहां आपदा को पहुंचने में लगभग 45 मिनट का वक्त लगा है। चाइना और नेपाल की जो टाइमिंग है उसमें 2 घंटे और 15 मिनट का फर्क है। शुरुआत कब होती है, यानी चाइना के टाइम पर, जो अगर चाइनीज टाइम की बात करें, ये देखिए लेंडे खोले में सुबह 10:15 पर इस पूरी घटना को रिपोर्ट किया गया है। और चाइना की टाइम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि नेपाल से 2 घंटा 15 मिनट आगे है। 10:15 पर लगभग इस घटना को चाइना में रिपोर्ट कर लिया गया कि यहां पर एक झील ऐसी है जो फटी है, वहां पर भूकंप आया है, भूस्खलन हुआ है या फिर ग्लेशियर टूटा है, और उसकी वजह से एक बड़ा सैलाब इस नदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस सैलाब को रेसुआ तक पहुंचने में 45 मिनट का वक्त लगा। चाइना में जब सुबह 10:15 पर यह पूरा वाकया हुआ है, तो उस वक्त नेपाल में 8 बज रहे थे, सोचिए। और नेपाल में यह हिट करता लगभग 8:47 पर। तो चाइना के पास लगभग 47 मिनट का वक्त था। अगर चीन ने नेपाल को यह इंफॉर्मेशन उसी वक्त देख दी होती, तो इस नदी यानी त्रिशूली और भोटेकोशी नदी और इसके बॉर्डर्स पर रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया होता, तो मरने वालों का आंकड़ा, प्रभावितों का आंकड़ा, इसको कम किया जा सकता था। लेकिन चीन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और जैसे जैसे यह आपदा नेपाल की तरफ बढ़ी है, नेपाल के लोगों ने आंखों से देखकर तब जाकर अलर्ट हुए। और इस आपदा ने नेपाल के इन बॉर्डर के रहने वाले इलाकों में
लोगों को, किसी को 5 सेकंड का वक्त मिला, किसी को 3 सेकंड का मिला, किसी को 10 सेकंड का मिला। और आपको यह मालूम है कि इस पूरे इलाके में, यानी ये जो आप इलाका देख रहे हैं, गायरोंग कंट्री लैंडस्लाइड हो, लेंडे खोला हो, और इससे होते हुए ये जो नदी का इलाका है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं एक बार फिर से जरा। ये देखिए, ये जो इलाका है ये पूरी नदी है, इसी में लेंडे खोले से यहां से ये शुरुआत होती है और इस नदी से ये पूरी आपदा होते हुए आगे बढ़ती है और नेपाल की तरफ रेसुआ में हिट करती है। और उसके बाद लगभग 5 जिले, 12-15 गांव और कई कस्बे, और आमतौर पर नदियों की खूबसूरती को देखकर उसके किनारों पर एक बहुत बड़ी बसावट होती है। वहां रिजॉर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, लोगों के घर होते हैं, पुश्तैनी जमीन होती है, उन सबको हिट करते हुए आगे निकल आई है। रिपोर्ट ये कह रही है, दावा ये किया जा रहा है कि अगर नेपाल को सही समय पर जानकारी हो जाती तो अब तक जो 1500 से ज्यादा लोग गायब हैं, 359 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, विदेशी सैलानी हैं, भारतीय सैलानी हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनकी जानों को बचाया जा सकता था अगर ये जानकारी सही समय पर नेपाल के साथ साझा कर दी गई होती। ये तो एक डिटेल रही। अब दूसरी रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि इस इलाके में, जिस इलाके का जिक्र मैं कर रहा था, त्रिशूली नदी के ऊपर लेंडे खोले का जो इलाका है, और स्पेशली ये गायरोंग कंट्री लैंडस्लाइड, यहां पर जो ये कृत्रिम झील बनी है, क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज में से चाइना के पास टेक्नोलॉजीज हैं। जो सैटेलाइट इमेज है, जो वहां पर जो वास्तु स्थिति है, उसके बारे में चाइना को अच्छी जानकारी थी कि यहां पर एक कृत्रिम झील बनी हुई है, यहां पर ग्लेशियर है और इसका कभी भी यहां पर ब्लास्ट ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ तो त्रिशूली नदी में एक ऐसा सैलाब, एक ऐसी बाढ़ आएगी जिससे नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। यह भी जानकारी कांतिपुर समेत तमाम जो नेपाल की लोकल वेबसाइट्स हैं, लोकल न्यूज चैनल्स हैं, वो अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस जानकारी को भी चाइना की तरफ से हाइड किया गया था, तब जबकि नेपाल और चीन में बहुत कॉर्डियल रिलेशन है। दोनों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात भी होती है, आना जाना भी होता है, और नेपाल का भरोसा कहीं ज्यादा दुनिया के मुकाबले चाइना पर है। चाइना मदद भी कई तरह से करता है। लेकिन यहां दो बड़ी बातें निकल कर आई। पहला, जो सैटेलाइट इमेज में कृत्रिम झील बनी हुई थी, जो ग्लेशियर के टूटने का सिलसिला था, या फिर इस झील के ब्लास्ट होने से लेकर वहां पर भूकंप आने तक, तो तमाम चीजें जो रिपोर्ट की जा रही हैं, उसके बारे में जानकारी को शुरुआत में छिपाया गया। सैटेलाइट इमेज में क्या अगर बनाया गया होता, बताया गया होता, तो इसको रोका जा सकता था। नेपाल में आई आपदा को लगभग 48 घंटे होने जा रहा है, और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा आया है वो 1500 से ज्यादा लोगों के गायब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इन रिपोर्ट्स के जरिए ये स्लज कैसे कैसे आगे बढ़ा है। शुरुआत गायरोंग कंट्री लैंडस्लाइड से हुआ था, उसके बाद जो अगला है लेंडे खोला, इस जगह से इसकी शुरुआत हुई, और इस नदी के रास्ते ये आप देखेंगे रसुआ गढ़ी, इसके अलावा सेंट्रल नेपाल फ्लड का एरिया, पैसोंग लामहो हाईवे, रघुवंशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इस पूरी आपदा में लगभग 13 ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो नुकसान हुआ है। माल यानी जितनी बिल्डिंग, जितने कस्बे, जितने घर, इन नुकसान की भरपाई तो की जा सकती है, लेकिन उन जानों का क्या जिनको पता ही नहीं था, जो नदी की खूबसूरती को देखकर इनके किनारों पर बसे हुए थे, उनको ऐसी आपदा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसी ही आपदा, मुझे याद आ रहा है 2008 का वो दौर जब केदारनाथ में आई थी और दसियों हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे। कुछ वैसी ही आपदा, हालांकि इंटेंसिटी केदारनाथ से थोड़ी कम है, लेकिन इस पूरे इलाके में तमाम जो इसके रास्ते में जो चीजें आती गई, वो उनको समेटते हुए, उनको नुकसान करते हुए, निस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ता गया। और अब चाहे देखिए रसुआगढ़ी ब्रिज हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, हाईवेज हो, कस्बे हो, गांव हो, जिले हो, अब जो भी इसकी रास्ते में आया है, उन सबको ये बराबर किया हुआ है। आज की तारीख में जब हमारे रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड पहुंच चुके हैं, तो लगभग जो स्लज है, जो मिट्टी है, जो मलबा है, वो 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट फ्लोर वाइज अगर बात करें तो 3-3 फ्लोर तक घरों में मलबा घुसा हुआ है। सोचिए, बाहर वाले तो एक बार भागने की यहां से कोशिश कर चुके थे, लेकिन घरों के अंदर मौजूद लोगों को पता ही नहीं था। और मिट्टी ऐसी आके भरी हुई है कि जिसको, क्योंकि सड़कों पर जो मिट्टी है, जो मलबा है, उसको जेसीबी से हटाया जा सकता है, घरों के मलबे का क्या होगा।
तो सवाल यह है कि 3-3 फ्लोर तक जो स्लज है वो घरों के अंदर भरा हुआ है। बाहर वालों को भागने का मौका, एक प्रयास तो उन्होंने किया, लेकिन घरों में जो बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थी, वो 3-3 फ्लोर के मकान के अंदर स्लज भरा हुआ है। और राहत और बचाव कार्य कर रही सेना और पुलिस के सामने झंझट ये है, मुश्किल ये है, परेशानी ये है कि सड़कों का जो मलबा है, सड़कों पर जो भी स्थितियां जो गंभीर हुई हैं, उनको जेसीबीज और क्रेन के जरिए हटा तो लिया गया है, लेकिन घरों के मलबे का क्या? 3-3 फ्लोर स्लज को मैन्युअली बाहर निकालना है और इसीलिए मरने वालों के आंकड़े को लेकर कोई फाइनल कंफर्मेशन 32-34 घंटे बाद भी नहीं आ रही है। और राहत और बचाव कार्य में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। और एक बड़ा सेटबैक यह है कि नेपाल एक छोटा देश है। पिछले 1-1.5 दशक में नेपाल ने कई त्रासदियां झेली हुई हैं। ऐसे में इस त्रासदी को झेलने के लिए नेपाल प्रिपेयर नहीं है। इतना संसाधन कहां से लाएगा? तारीफ करनी होगी भारत की। लगातार जिस क्षण ये पूरी आपदा आई है, उसके बाद से लगातार भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री से टच में है। भारत लगभग 2 बड़े जो प्लेन्स हैं, उनके जरिए राहत और बचाव सामग्री भेज चुका और आगे भी मदद करने का भरोसा दे रहा है। लेकिन नेपाल के सबसे बड़े दोस्त ने क्या किया? नेपाल के साथ यह कहा गया कि यह चीन का अब तक का सबसे बड़ा छल है, क्योंकि चीन के पास टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि अगर नेपाली प्रधानमंत्री को समय पर सूचित किया जाता तो बॉर्डर के इलाके में, स्पेशली नदियों के इलाके में रहने वाले लोगों को, जो त्रिशूली नदी और भोटेकोशी नदी है, यह पूरी त्रिशूली नदी है, इसके अलावा भोटेकोशी नदी, ये तमाम नदियों में जो स्लज आया है, इनके किनारों पर रहने वाले लोगों को बचाया जा सकता था। 45 मिनट बहुत होता है, 45 मिनट आप समझिए। और अगर 5-10 मिनट के बाद भी सूचना दी गई होती तो भी, लेकिन चीन ने सूचना को बिल्कुल साझा नहीं किया। नेपाल को अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया और वही हुआ। 1500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अब भी यहां पर गायब बताए जा रहे हैं। चीन ने 10:15 बजे, यानी नेपाली समय के अनुसार 8 बजे, यह ब्लास्ट कर चुका था। चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए और यह सैलाब को निकलता हुआ रिपोर्ट किया गया, लेकिन 45 मिनट तक चीन चुप रहा। और नेपाल के रसुआ में सबसे पहले यह जो हिट किया है, वो लगभग नेपाली समय अनुसार 8:47 और चाइना के समय के अनुसार लगभग आप ये मानिए 11:30 के आसपास यह हिट किया है। लेकिन नेपाल से इस जानकारी को छुपाया गया और उसका खामियाजा अब नेपाल में आए हुए अलग अलग देशों के सैलानी और भारतीय नागरिक भुगत रहे हैं। मिला जुलाकर नेपाल सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लेकिन अब पूरी दुनिया में चर्चा यह है कि चीन की मंशा क्या है। चीन ने एक बार, ड्रैगन ने एक बार फिर से वो कूटनीति चली है जिसकी समीक्षा करना बहुत जरूरी है नेपाल को, और नेपाल के साथ एक बड़ा छल किया गया है। अगर चीन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद जो घरों का नुकसान हुआ है, सड़कों का, पुलों का नुकसान, उसको तो नहीं रोका जा सकता था। लेकिन यह हकीकत है कि मरने वालों के आंकड़े को कम किया जा सकता था, लोगों को बचाया जा सकता था, बॉर्डर से, नदियों के किनारों से लोगों को हटाया जा सकता था। तो इस बात को नेपाल को समझना होगा कि मुश्किल की घड़ी में चीन ने उसके साथ क्या किया और भारत कैसे मजबूती के साथ इस मुश्किल की घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो इस पूरे वीडियो में हमने आपको दिखाने की कोशिश की इस पूरे जो सैलाब आया उसका उद्गम कहां था, चीन को कैसे पहले जानकारी मिल चुकी थी, नेपाल से कैसे जानकारी छिपाई गई, और नेपाल इस वक्त कितनी बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है और भारत इस मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हुआ है। तो तमाम इस तरह की जानकारी और डिटेल्स और वीडियोस के लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।